वैसे ही कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं आ रहा था। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्लियर एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ पे ट्रू इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होता, आम जनता के हिसाब से वो अपने लीडर को डिसाइड करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और जैसा कि हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि अब मैं इंग्लिश के अलावा आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएसटी के सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगी, और वो भी इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री बुक क्लास 10 आईसीएसई हिस्ट्री, उनके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के टॉपिक के अंदर जो सेकंड चैप्टर है विच इज राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जाके वीडियो को देख लो, और नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई रहती है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर विच इज राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है ना कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, जब खत्म हो गया वो, तो क्या होता है कि लोग सोचते, लीग ऑफ नेशंस आया था, हम लोग पढ़े थे ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस थे, ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुआ था। तो अब क्या हो गया है कि कुछ कंट्रीज जो होते हैं ना, कुछ में जो फूफा जी होते हैं, जो रूसे हुए फूफा जी होते हैं, तो वही वैसे ही कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं आ रहा था। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्लियर एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहाँ पे ट्रू इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होता, आम जनता के हिसाब से वो अपने लीडर को डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ जो चार कंट्रीज थे, रशिया, स्पेन, इटाली एंड जर्मनी, उन लोगों को लगा कि अगर हम डेमोक्रेसी में जाएंगे तो हमें दूसरों की बात को सुनना पड़ेगा, तो उन्हें ये मंजूर नहीं था। कौन कौन थे? रशिया, स्पेन, इटाली एंड जर्मनी। तो वो लोग डिसाइड किए कि भाई अब हमारे देश में डिक्टेटरशिप आना चाहिए। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? वन पार्टी एंड वन लीडर, एक ही पार्टी होगा और एक ही लीडर होगा, बाकी सारे आम जनता को उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? मल्टीपल पार्टीज होती है, फिर हम अपने मनपसंद के पार्टी को चुनते हैं कि अगर हमारे कॉमन पीपल के जो नीड्स है, जो हमारे जरूरत है, वो लीडर हमारा फुलफिल करेगा। तो डेमोक्रेसी होता है क्लियर एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन डिक्टेटरशिप क्या होता है? जब एक पार्टी होता है और एक लीडर होता है, उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो अब इन चारों कंट्रीज को लगा ना कि हमें डेमोक्रेसी तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इटाली और जर्मनी के जो लोग थे, उनके अंदर ना वो दर्द छुपा हुआ था, वो जख्म भरा हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमारे साथ ये हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा इंजाम हमारे ऊपर लगा दिया गया। तो ये दोनों कंट्रीज ना के अंदर आपस में एक ईगो बैठी हुई थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ लॉसेस हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इनकी डिसकंटेंटमेंट थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की तरफ। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर इनके जख्म को कोई भरने वाला आ जाता है तो ऑब्वियसली इन लोग को अच्छा लगेगा ना। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हमारे पास अगर हिटलर और मसोलिनी आ जाता है तो वो हमारे सारे नीड्स को फुलफिल करेगा, एक ही पार्टी होगा, एक ही लीडर होगा, तो हमारे सारे नीड्स फुलफिल होंगे। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप तो भाई अब आना चाहिए। क्लियर? तो अब हिटलर और मसोलिनी जो है वो इस दो कंट्री, इटाली और जर्मनी की कंट्री पे डिक्टेटरशिप लेके आते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप एक्सपैंडेड, कंट्रीज लाइक रशिया, स्पेन, इटाली एंड जर्मनी, ये चार कंट्रीज, नाम याद रख लो गाइस, ठीक है। क्या क्या है? रशिया, इटाली, स्पेन एंड जर्मनी। दिस फोर कंट्रीज रिफ्यूज टू वर्क विद द लीग ऑफ नेशन। तो इन्होंने लीग ऑफ नेशन को रिफ्यूज किया, बोला कि भाई लीग ऑफ नेशन में जो भी चीजें हैं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उन चीज को फॉलो नहीं करेंगे, हमें डिक्टेटरशिप चाहिए भैया, ठीक है। तो फेसिज्म में एक पार्टी आया, एक गवर्नमेंट बनी जो इटाली की थी, ठीक है। तो इटाली में फेसिस्ट पार्टी आया और उनके लीडर कौन थे? डिक्टेटर कौन थे? मसोलिनी, ठीक है। और वही जर्मनी में नेजिज्म पार्टी आया, तो उनके लीडर कौन थे? उनके लीडर थे हमारे एडोल्फ हिटलर, जी हाँ, हिटलर जी थे उसके लीडर, ठीक है। तो इटाली की गवर्नमेंट की नाम क्या थी? फेसिज्म, और जर्मनी की गवर्नमेंट का नाम था नेजिज्म। फेसिज्म किसका है? मसोलिनी का, और नेजिज्म किसका है? एडोल्फ हिटलर का। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलो फेसिज्म होता क्या है देखो। वर्ड फेसिज्म जो डिराइव हुआ है ये है इटालियन वर्ड फेजियो से। फेसिज्म वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड फेजियो से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है यूनियन या फिर लीग। क्लियर? उसके बाद इट ऑल्सो मीन्स फेजेस वॉज अ बंडल ऑफ स्टिक बाउंड टू एन एक्स। जब बहुत सारी बंडल ऑफ स्टिक्स एक एक्स से जुड़ी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं फेसिज्म। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो, Fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested in one man only। ये एक ऐसी autocracy या dictatorship है जहां पर पावर
सिर्फ एक आदमी के ऊपर रहता है, चाहे वो लीगल पावर्स हो, मिलिट्री पावर्स हो, सिविल पावर्स हो, नेवी पावर्स हो, जितनी भी पावर्स होंगी वो किसके हाथों में होंगी? एक डिक्टेटर, एक लीडर के हाथों में होंगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फेजिज्म। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द अदर्स टू ओबे हिज ऑर्डर्स, और दूसरों के लिए तो ये कंपल्सरी है कि उन्हें ये ऑर्डर को मंजूर करना ही होगा, उन्हें ये ऑर्डर को सुनना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये तो हो गया फेजिज्म। अभी नेक्स्ट, हाउ मसोलिनी राइज टू पावर। अब मसोलिनी जो है हमारे, वो इस पावर में आए कैसे? कैसे इस पावर में आए? देखो, he was socialist in the beginning but later became anti-socialist. He formed FASIO to organize violence. His party workers wore black shirt. अब इनके जो पार्टी के लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था? ब्लैक शर्ट। फेजिस्ट के पार्टी के लोग सब ब्लैक शर्ट पहनते थे। Okay, the government didn't fought back. Emperor Victor Emmanuel III invited him to form the government. Reign of terror started and became an absolute master by plain order. He captured Rhodes, Fiume, Albania and Abyssinia. Italy lost World War II. He was executed. अब उनका assassination हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मसोलिनी है ये क्या करते हैं, ये रोम पे अटैक करते हैं। ठीक है, रोम पे जब अटैक करते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ढीली गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बोला भाई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, आप हमारे साथ गवर्नमेंट बना लो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इटाली लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाते हैं। ठीक है, उनके हारने के बाद सब लोग क्या करते हैं, मसोलिनी को मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब क्या होता है, अगर सवाल आए कि भाई फेजिज्म आया क्यों, ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से फेजिज्म को आना पड़ा, फेजिस्ट पार्टी को जन्म लेना पड़ा। पहला फेज क्या है, डिसकंटेनमेंट आफ्टर द ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस। तो जो ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस साइन किया गया था कि भाई जर्मनी अग्रेसिव है, वो गिल्टी ऑफ अग्रेशन है, उसके ऊपर $33 बिलियन का लोन है, उसको वो चुकाना होगा, उसको अपने 1 लाख के अंदर सोल्जर्स को लिमिट करनी होगी, 24 शिप सिर्फ हो सकती है, नेवी पावर्स की लिमिट लगा दी जाएगी, कोल हमारे फ्रांस को सौंप दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ जो थे उसमें क्या था, ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस में मेंशन था। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको ट्रेटी ऑफ वर्साइलेस पसंद नहीं आया, वो उसके अगेंस्ट चले गए। देखो क्या लिखा है, इटाली ज्वाइन द एलिस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू गेन टेरिटरीज ऑफ टर्की एंड जर्मनी। तो वो क्यों ज्वाइन किए थे कि भाई टर्की और जर्मनी के हम कुछ टेरिटरीज को अपना लेंगे। बट क्या होता है, but by the Treaty of Versailles she could get only the southern Tyrol and Trentino and the coastal regions of Dalmatia. She could get no part of the German and Turkish colonial empire. उनको जर्मन की कोई भी एम्पायर नहीं हासिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें क्या है, देखो इटाली को बहुत सारा हेवी लॉसेस को झेलना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत सारे सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, एग्रीकल्चर खत्म हो चुका था, ट्रेड खत्म हो चुका था, कॉमर्स खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था पूरे देश में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब डेमोक्रेसी जब फर्स्ट टाइम आया था 1919 में, तो 1990 से 1992 तक 6 गवर्नमेंट फॉर्म हुई, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो इन 6 गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि भाई ये 6 गवर्नमेंट जो है इसमें से कोई भी हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वो लोग डिसाइड किए भाई कि अब तो हमें डिक्टेटरशिप चाहिए और अब मसोलिनी के पावर में आने दो, क्योंकि वो 6 गवर्नमेंट जो नहीं कर पाया वो तुम्हारे मसोलिनी हमारे लिए कर ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आए। Common man had been promised during the war that he would be rewarded by greater attention to his economic needs. These promises were ignored and the common man was angry. अब अगर मान लो हम आम जनता है, अगर कोई हमें ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ लाके दूंगा, और अगर हम उन्हें वोट करते हैं कि हाँ ठीक है इनको ये वोट देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए इतना कुछ करने वाले हैं, हमारे इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसके बदले, हम उनको वोट देंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो हमारे इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन मैन जो है उनका इकोनॉमिक नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे और वो लोगों को फेसिज्म को अपनाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेट्स ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। देखो, सोशलिस्ट इंक्लूडेड द एनार्चिस्ट, द कम्युनिस्ट एंड द सोशल डेमोक्रेट्स क्रिएटेड कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ फेसिज्म इन इटली। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी कौन है, जैसे मान लो अगर कोई भी ऐसा लोग है, कोई ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि हम अपने से कमजोर कंट्री के ऊपर जाके हमला कर ले, अगर वो हमारे कंट्री में घुस जाता है तो हमारे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फिर हमारे कंट्री का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो जो हमारे इटाली के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट चीजों से डर रहे थे। ठीक है, देखो, Communists inflamed the atmosphere with revolutionary ideas. Peasants took away the land from the landlords. Peasants लोगों ने landlords से उनकी land छीन ली। ठीक है, Communists began to devise new plans of overthrowing the government. And और एक चीज है कि वर्कमैन लोग स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने मशीन्स डैमेज की। ठीक है, फैक्ट्रीज को होल्ड कर लिया। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो viewed the growing strength of the labor unions with alarm and provided financial support to fascism. और जो इंडस्ट्री के लोग थे वो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। देखो क्या है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
लीग ऑफ नेशंस प्रूव्ड वीक एंड फेल्ड टू अचीव इट्स एम। अब लीग ऑफ नेशन में जितना कुछ भी मेंशन किया था कि हम लोगों को ये सारा चीज देंगे, एम्स है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारा कुछ क्या हुआ, वो सारा कुछ फेल हो गया और उन लोगों का नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस ने ये प्रूव कर दिया कि भाई लीग ऑफ नेशंस वीक है और हम लोगों का, आम जनता का नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस का फेलियर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अब एक चीज और है कि ये जो लीग ऑफ नेशंस थी, इसमें बहुत बड़ा बड़ा बात बोला गया था ना कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमारा एम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मसोलिनी और हिटलर के आने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग अच्छे से रह नहीं पाए, जो इटाली और जर्मनी के लोग थे वो अच्छे से नहीं रह पाए। तो उनके कहने का मतलब क्या था कि अगर लीग ऑफ नेशन इतना स्ट्रांग था तो उन्होंने क्यों नहीं मसोलिनी और हिटलर के पावर्स को चेक किया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं थ्रू आउट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो फेलियर था कि वो लोग मसोलिनी और हिटलर के बातों को समझ नहीं पाए थे। लीडरशिप देखो, मसोलिनी के बारे में क्या लिखा कि मसोलिनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चारिस्मेटिक पर्सनालिटी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, देखो अब अगर मान लो कोई आदमी ऐसा है जो बहुत ज्यादा जख्म में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, तो अगर हम जाके उसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा बहला फुसला देंगे, थोड़ा सा तरस दिखा देंगे, सिंपैथी दिखा देंगे, उनके फेवर में बोल देंगे कुछ, तो ऑब्वियसली वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना। तो सेम चीज हुआ, इटाली के लोग जो थे वो उन चीजों से इन्फ्लुएंस हो गए थे। किस चीजों से? मसोलिनी के स्पीच से, मसोलिनी के किए हुए काम से। तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो लोग मसोलिनी को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें फेसिज्म बहुत ही अच्छा लगने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या आता है कि फेसिज्म का एम्स क्या था। तो फेसिज्म वाज द एंथिसिस ऑफ डेमोक्रेसी। फेसिस्ट्स बिलीव दैट डेमोक्रेसी वाज नॉट सुटेबल फॉर द कंट्री। तो फेसिस्ट लोगों को क्या लगने लगा, जो फेसिस्ट पार्टी थी उन्हें क्या लगने लगा, भाई डेमोक्रेसी जो है ना हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, हमें तो डिक्टेटरशिप चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फेसिस्ट सपोर्टेड वन पार्टी एंड वन लीडर। फेसिस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक पार्टी और एक लीडर। They believed that the country could make progress only under one leader. According to the fascists, dictatorship was the best form of government. तो according to fascism, one government अगर होती है, अगर one leader होती है, तो ही एक देश अच्छे से चल पाएगा, वरना देश में बहुत सारे लॉसेस आएंगे, यूनिटी नहीं रहेगा, लैंग्वेज एक नहीं रहेगा, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होंगी। तो ये सारे चीज फेसिस्ट बिलीव करते थे कि अगर डेमोक्रेसी अगर आया तो ये सब कुछ हो सकता है। तो हमारे लिए बेटर क्या है कि भाई हम डिक्टेटरशिप को अपना लें और ग्रोइंग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करें। ठीक है, next, fascists favored equal control over all sections of the society. They wanted to control capitalists, industrialists, laborers, landlords, peasants and artisans. तो यहाँ पे एक चीज और क्या मेंशन किया है कि फेसिस्ट लोग जो थे वो पूरे फेसिस्ट पार्टी में अलग अलग सेक्शन में जाके इक्वल कंट्रोल डाल रहे थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से लोग उनसे खुश हो चुके थे, उनसे इंस्पायर हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, तो वो लोग किस किस चीज पे कंट्रोल कर लेते हैं, कैपिटलिस्ट पे कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पे कंट्रोल करते हैं, लेबरर्स पे कंट्रोल होता है, लैंडलॉर्ड्स पे कंट्रोल होता है, पीजेंट्स पे होता है और आर्टिसंस पे भी होता है। ठीक है, अब देखो फेसिस्ट क्या है, फेसिस्ट लेड स्टेट्स फॉर नेशनलिज्म एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। अब फेसिस्ट क्या होता है, ये पूरे नेशनलिज्म पे फोकस करती है, एक अकेला इंडिविजुअलिस्ट पे एक अकेला इंडिविजुअल पे सिर्फ प्रभाव नहीं डालती, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करती। ओके, They believe that the interest of the state must get precedence over individual interest because an individual gets all the rights from the state. उनके हिसाब से एक इंडिविजुअल को अगर मसोलिनी के अंदर आते हैं, अगर डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, फेसिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें एक इंडिविजुअल राइट दिया जाएगा जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगे के लिए भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Fascists favored aggressive foreign policy and regarded war as an instrument for furthering national interest. अब फेसिस्ट पार्टी में एक प्रॉब्लम क्या था कि उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से अगर कोई कुछ गलत बोल दिया है तो उसको बैठ के सुलझाना नहीं है, मुझे तो अग्रेशन दिखाना है, वॉर करना है, जंग छिड़ना है, मुझे तो लड़ना है। तो ये लोग एग्रेसिव नेशनलिज्म थे, ये लोग एग्रेसिवली चीजों को हैंडल करते थे। ठीक है, तो ये था एम्स। नेक्स्ट देखो, अब फेसिज्म में इटाली देखो, पहले क्या हुआ, मसोलिनी मार्च तक रोम तक मार्च करते हुए गए। एम्परर विक्टर इमैनुअल जो थे वो मसोलिनी को इनवाइट कर दिए, भाई गवर्नमेंट बना लो मेरे साथ। मसोलिनी डिक्टेटर बन गया, उसके हाथ में मिलिट्री पावर्स हो गए थे, सिविल पावर्स हो गए थे। अंडर फेसिज्म लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, स्टेप्स लिया गया ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है लोगों की वो इंप्रूव हो पाए। ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, ये सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया ताकि एजुकेशन को हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर पाए पूरे इटाली में। और मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया गया क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था, तो इटाली लोग सोचे कि भाई अगर हम अपने मिलिट्री ट्रेनिंग को स्ट्रांग कर लेते हैं तो हम बहुत ही आगे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इम्पैक्ट क्या था जब फेसिज्म आया, तो इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ी। मसोलिनी अपने आप को डिवोट कर देता है इटाली में और अपने आप को बहुत ही पावरफुल नेशन बना लेता है। ठीक है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो कंडक्ट करता है। ठीक है, उसने मेजर्स ली। ठीक है, उसके बाद देखो ही सेट अप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स,
पावर प्लांट भी सेटअप किया मसोलिनी ने। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लैंड्स लेके आया उनके लिए, कल्टीवेशन इंप्रूव किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और एक्सपैंड की उसने। किसने एक्सपैंड किया ये सारी चीजें? मसोलिनी, ठीक है। नंबर ऑफ मेजर्स ली गई, क्यों ली गई? अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आ गई थी उसको रिमूव करने के लिए मसोलिनी ने बहुत सारे मेजर्स को अपनाया, ठीक है। सारा फैक्ट्रीज, मिल्स, इन सबको नेशनलाइज किया गया ताकि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ पाए और वर्कर्स लोगों को कुछ जॉब मिल पाए, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, ठीक है। उसके बाद देखो Mussolini started an impressive public work programs which included the building of roads, bridges, canals, railways, schools, hospital, etc. तो मसोलिनी क्या किया, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ बनाना शुरू किया। क्या क्या बनाया वो? रोड्स बनाया, ब्रिजेस बनाया, कैनल्स, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ कौन बनाया? मसोलिनी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। सॉरी गाइस, ओके चलो नेक्स्ट देखो, वेट अ मिनट। हाँ देखो अब क्या होता है, ये सब कुछ किया गया। वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए ताकि हमारे उस कंट्री, इटाली के कंट्री का मिलिट्री जो फॉर्म है वो इंप्रूव हो पाए, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया गया और नेवल पावर को और एनहांस किया गया, ठीक है। अब देखो ट्रेटी ऑफ लैटिन में जो पॉप बाय मसोलिनी को से बनाया गया था उसमें क्या लिखा है देखो, पोप एग्रीड टू एक्सेप्ट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन टू मसोलिनी एंड रिकॉग्नाइज द इटालियन गवर्नमेंट ओवर रोम। तो बोला कि भाई ठीक है हम मसोलिनी को सबऑर्डिनेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा है, मसोलिनी एम्बार्क्ड अपॉन एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरीज ऑफ द रोमन एम्पायर एंड टू मेक इटाली अ ग्रेट नेशन। अब वो क्या सोचता था कि भाई अग्रेसिव पॉलिसी हम अपनाएंगे ताकि जो इटाली के लोगों के अंदर जो पास्ट ग्लोरीज है, जो पास्ट उनके अंदर जो पास्ट की कुछ खामियां हैं, जो उनके अंदर जो पास्ट की कुछ जख्म भरी हुई हैं वो भर जाए और वो लोग मसोलिनी को सपोर्ट कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थी। क्या नेगेटिव इंपैक्ट है देखो, ऑल एफर्ट्स वर मेड टू कर पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं रहा। आफ्टर गेनिंग पावर मसोलिनी क्या किया, मसोलिनी डिक्टेटर बन गया, ठीक है, और सारा मिलिट्री और सिविल पावर्स को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज फिजिक्स को एक्सेप्ट करने लगे और उसके बाद क्या हुआ, फिजिक्स जो है वो बैन हो गया, ठीक है। जूरी जो थी, जूरी को अबॉलिश कर दिया गया और स्पेशल कोड सेटअप किया गया ताकि फिजिक्स सिविलियन जो है और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको पॉलिटिकल केसेस को एम्पावर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स वाज आल्सो प्रोहिबिटेड। मसोलिनी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोहिबिट कर दिया गया, कोई भी किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी गई थी। तो ये सारा कुछ क्या था हमारा इम्पैक्ट, फेसिज्म का इम्पैक्ट क्या था। क्लियर? नेक्स्ट देखो नेजिज्म क्या होता है। अब नेजिस्ट पार्टी भी है, तो बॉडी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन्स हेल्ड एंड पुट इनटू एन इफेक्ट बाय नेजीज इन द जर्मनी। अब नेजी पार्टी कहाँ की थी, जर्मनी की थी। किसका था, एडोल्फ हिटलर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, Germany formed 1933 to 1945, including to the totalitarian principle of government. Predominance of especially Germany group assumed to be racially superior and supremacy of the Führer. ठीक है। अब एक चीज और, फ्यूहर कौन, किसको बोला गया है यहाँ पे, एडोल्फ हिटलर को बोला गया है, ठीक है। किसको बोला गया है, एडोल्फ हिटलर को, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, नेजी का मतलब क्या होता है, नेशनल सोशलिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखो एडोल्फ हिटलर पावर में आया कैसे, ऑस्ट्रियन बाय बर्थ, उन्होंने WW1 में लड़ाई किया एज अ कॉर्पोरल। फिर देखा कि पॉलिटिकल पार्टी आ गया है जर्मन वर्कर्स, जिसका अपना नाम चेंज करके वो लोग क्या रख लिया था, नेजी पार्टी नाम रख लिया था, ठीक है। वो लोग कैप्चर करने का कोशिश किया बट उन लोगों को जेल हो गया। किसको जेल हो गया, एडोल्फ हिटलर को क्या हुआ, जेल हो गया, ठीक है। तो क्या किया देखो, इलेक्शंस हारने के बाद भी जो प्रेसिडेंट थे वहां के हिंडनबर्ग ऑफर क्या किया उसको, एडोल्फ हिटलर को ऑफर किया कि भाई आप आके हमारे साथ चांसलरशिप कर लो, आप यहाँ के PM बन जाओ, ठीक है। हारने के बाद भी, इलेक्शंस को हारने के बावजूद भी वो चीजें किया और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और लास्ट में बोला कि भाई अब तो प्रेसिडेंट नहीं, अब तो हम डिक्टेटर हैं, इकलौता आर्मी, इकलौता पार्टी और इकलौता आदमी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है बहुत गंदे तरीके से, ठीक है। तो हारने के बाद एडोल्फ हिटलर क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनसे वो सब चीज सहा नहीं जाता। नेक्स्ट, नेजिज्म का कॉजेस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो अभी अच्छे से। देखो पहला ट्रेटी ऑफ वर्साइलिस जो फेसिज्म में भी था, क्या है देखो, डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंडीशन इंपोज्ड बाय द ट्रेटी ऑफ वर्साइलिस। जर्मन लोगों को ह्यूमिलिएटेड और हेल्पलेस फील हुआ, उनको लगा कि भाई इतना कुछ होने के बाद हमारी बेइज्जती हो रही है, हमसे ली गई $33 बिलियन, सारा इंतजाम हमारे ऊपर डाल दिया गया है, तो भाई हम तो ह्यूमिलेटेड हुए हैं ना, हमें हेल्पलेस फील हुआ है।
तो जर्मन्स लोग क्या देखा, लुक डाउन अपॉन द वेमन रिपब्लिक व्हिच हैड साइड सच अ डिसग्रेसफुल ट्रेटी। तो वो लोग देखा कि भाई हमारी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो यहाँ पे है ना वेमन रिपब्लिक, ये वहाँ की गवर्नमेंट की नाम है। तो बोलते कि भाई हमारी रिपब्लिक कितनी बेकार है, उन्होंने हमारे लिए नहीं सोचा, उन्होंने इस गंदे से ट्रेटी पे साइन कर दिया और बोला कि ठीक है हम गिल्टी हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो जर्मनी को फोर्स किया गया था कि भाई तुम लार्ज नंबर्स में अपनी टेरिटरी को फ्रांस को दे दो, बेल्जियम को दे दो, पोलैंड को दे दो और डेनमार्क को दे दो, ठीक है। उसके बाद उनकी कॉलोनीज में डिवाइड हो गई थी, उनको क्या बोला गया था कि भाई तुम्हें रिपारेशन के लिए $33 बिलियन पे करना होगा। जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़े थे कि जर्मनी को $33 बिलियन पे करना होगा, और क्या बोला गया था कि भाई तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ जो है, जर्मनी की जो आर्मी स्ट्रेंथ है उसको लिमिट पे लगानी होगी, सिर्फ 1 लाख जर्मन सोल्जर्स तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं, दीज सेंटिमेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय हिटलर। अब ये जो सेंटिमेंट्स जर्मनी के लोगों के, उनको कौन खत्म किया, एडोल्फ हिटलर आके खत्म करते हैं। बोलते हैं कि मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को सारा प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, मुझे बस सपोर्ट करो, मुझे यहाँ का डिक्टेटर बनाओ, ठीक है। देखो क्या होता है, टू रिबिल्ड द एम्पायर ऑफ जर्मनी एंड टू रिकैप्चर द लॉस्ट कॉलोनीज। देखो अब क्या होता है, ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, सेम चीज है जो फेसिज्म में था, उन्हें भी कम्युनिज्म से डर लग रही थी। क्या है, देखो आफ्टर द ब्लॉशिक रिवॉल्यूशन इन रशिया, कम्युनिस्ट जो है वो जर्मनी को इन्फ्लुएंस करती है, कम्युनिस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है खुद को इस तरीके से कि भाई अगर हम यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो हम इस रिश्ताक में आके नंबर ऑफ जगहों पर हमला कर सकते हैं, नंबर ऑफ जगहों पर अपना सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्या लिखा है, हिटलर क्या किया, वो कम्युनिस्ट पीपल को वार्निंग देता है, ठीक है, बोलता है कि भाई तुम्हें अगर रशिया का सर्वेंट बनना है तो तुम्हें डिक्टेट्स ऑफ कम्युनिस्ट का सर्वेंट बनना होगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी सेम है, इकोनॉमिक क्राइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ हार्श टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। जर्मनी को क्या करना पड़ा, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंपैक्ट पड़ा, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स में इंपैक्ट पड़ा, फॉरेन कंट्रीज जो है वो टैरिफ बिल्ड कर चुकी थी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल जो थे वो इंक्रीज हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे कि फेसिज्म में हुआ था, इटाली के लोगों भी अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, वैसे ही जर्मनी के लोग भी जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, ठीक है। अभी He won over the capitalists by assuring that industries would not be nationalized. अब क्या किया गया भाई, वो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से जीत चुके थे कि भाई बोल दिया गया कि इंडस्ट्रीज लोग जो है वो नेशनलाइज्ड नहीं माने जाएंगे, ओके। अब देखो मिलिटेंट नेशनलिज्म, जर्मन्स क्या क्या बोला गया है, देखो विद डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलिंग इन देयर कंट्री दे प्रेफर्ड प्रेस्टीज एंड ग्लोरी टू द लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो उनके लिए, जर्मनी के लोगों के लिए प्रेस्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आजादी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, उनका प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको हिटलर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके 5 ग्लोरीज को कौन खत्म करता है, हिटलर खत्म करता है, ओके। फिर लेकिन उनके ग्लोरी को हिटलर क्या प्रॉमिस करता है कि भाई हिटलर प्रॉमिस देम ऑल ग्लोरी, दे वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स। अब तो मान लो अगर कोई तुमको बोल दे कि भाई तुम्हारा जितना भी जख्म है हम दूर कर देंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, तो हम क्या करेंगे, खुले आर्म्स को फैला के बोलेंगे ना कि हाँ भाई आओ 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 हमारा मदद करो। तो सेम चीज हुआ है जर्मनी के साथ। एंटीसेमेटिक प्रोपागेंडा क्या है, देखो एंटीसेमेटिक प्रोपागेंडा कैरिड ऑन बाय द नेजी पार्टी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हिटलर्स पॉपुलैरिटी, ठीक है। नेजीज जो थे उनके लिए ज्यूज बेकार थी, वो ज्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके हिसाब से ज्यूज हैड कंस्पायर्ड विद एलिस ड्यूरिंग द वॉर। उनके हिसाब से जो ज्यूज लोग वहां रह रहे थे वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनके दुश्मन के साथ खड़े थे, तो उनके लिए ज्यूज जो है वो मायने नहीं करता, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, नेजी पार्टी के राइज की वजह से जर्मनी जो है वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस करती है। एज अ रिजल्ट नेजी पार्टी डिड नॉट एनकाउंटर एनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इट्स पॉपुलैरिटी अचीव्ड ग्रेट हाइट्स। और जर्मनी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ही ऊंचे चली गई थी, बहुत ऊंच चली गई थी उसकी पॉपुलैरिटी जर्मनी की, ठीक है। अब हिटलर भी सेम चीज है, वो क्वालिटीज है उसके अंदर, एक पॉपुलर लीडर के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए वो सब किसके अंदर है, हिटलर के अंदर वो सब सारी चीज है, ठीक है। वो एक ब्रेव सोल्जर्स था, he knew the art of molding public opinion in his favor, उसको मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करना आता है, वो दूसरे लोगों का बात को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी तरफ उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सबसे अच्छा किसको आता था, एडोल्फ हिटलर को, ठीक है। he told the Germans what they wanted to hear, अब वो जर्मन्स लोग को वही बोलता है जो उन लोगों को सुनना था। अगर हम उनको बोले कि भाई आपको जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम आ गए तो हर एक इंसान काम करेगा, तो ये जो बात है ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो हिटलर के अंदर वो पावर्स थी, तो लोगों को मैनिपुलेट कर पाता था, वो वही बोलता था जो उनको सुनना है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेवेंथ पॉइंट जो कि है कॉजेस फॉर नेज़िज्म। इस सब चीजों की वजह से नेज़िज्म आया, ठीक है। अभी देखो नेज़िज्म का एम क्या था, पहला नेशनलिज्म को एक्सॉल्ट करना था इसका एम, ठीक है। रूल बाय अ ग्रेट लीडर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, कि सिंगल पार्टी सिंगल लीडर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल पीस और डेमोक्रेसी चाहिए था उसको, फोर्स एंड ब्रूटलिटी को यूज करना था, वॉर को एक्सटॉल करना था,
और क्या है देखो, रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ द जर्मन्स एंड टू हेट ज्यूज, उनको चाहिए था कि भाई सब लोग ज्यूज को नफरत करो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इम्पैक्ट पे। देखो पहला पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिश टोटलिटरियन स्टेट। हिटलर के पास कोई भी फेथ नहीं था, उसको विश्वास नहीं था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे, इसलिए वो सोचता है कि भाई हम वो सारा एलिमेंट्स को ऑफर करेंगे जो हमारे अथॉरिटी में है, जो अपोजिशन अथॉरिटी के पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो वो सारे कंसंट्रेटेड पावर्स को अपने हाथों में ले लेता है, अपने अपोजिशन को हाथ में ले लेता है और आइडियोलॉजीज को राइज करता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को चेंज करता है, हिटलर खुद बन जाता है गवर्नर ऑफ रशिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन किया, हिटलर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी सेम चीज है, देखो क्या लिखा है, हिटलर किया भाई क्या क्या, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट किया, जो वॉर के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जर्मनी में, उन सारे क्राइसिस को वो क्या किया, खत्म किया धीरे धीरे, ताकि लोग उस पर भरोसा करें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री को ऑर्गेनाइज की उसने। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज की, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करके ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, बाय रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेकिंग द नेशन सेल्फ सफिशिएंट। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ा था कि पहला पॉइंट क्या था, फूड कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया देखो, हर इंसेंटिव्स पे प्राइस कंट्रोल लगाई। कौन लगाया, एडोल्फ हिटलर। बोला कि भाई हम इकोनॉमिक क्राइसिस को शांत कर देंगे, अच्छा कर देंगे, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। तो वो क्या किया, 2 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या था, फूड कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, प्राइस कंट्रोल किया गया था इंसेंटिव्स के ऊपर, कैपिटलिस्ट वर एनकरेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर कंट्रोल टू मेंटेन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। ठीक है, प्रोडक्शन हुई थी हैवी आर्मामेंट्स। अब जर्मनी के ऊपर सबसे अच्छा बात यह था कि इसके पास बहुत अच्छा आर्मामेंट्स था, तो वो और अच्छा आर्मामेंट्स लाने का कोशिश किया। कौन, एडोल्फ हिटलर के डिक्टेटरशिप ने। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया गया, किस चीज पे प्रोजेक्ट बनाया गया देखो, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेडियम बनाया गया, आर्ट बनाया गया, ग्लोरीज, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स ऑन अ लार्ज स्केल वाज इंक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद देखो क्या किया, ट्रेड यूनियंस वेर डिसॉल्व्ड, ऑल द वर्कर्स वर पुट अंडर वन यूनियन हुज शेप वाज हाउसिंग डेवलपमेंट एटसेट्रा। ही एश्योर्ड द वर्कर्स ऑफ सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड राइट। तो ये सब कुछ कौन कर रहा था, एडोल्फ हिटलर। वो बोला कि भाई ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, मिलिटरिज्म एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। अब अगर हमारे जर्मनी को पता है कि वो हारने वाला है किसी से, तो वो क्या करेगा, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग डाल देगा ना। देखो क्या होता है, स्पेशल एफर्ट्स डाला गया ताकि मिलिट्री फोर्स जो है वो और इंक्रीज हो पाए। मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपल्सरी कर दिया गया जर्मनी में कि भाई मिलिट्री ट्रेनिंग तो कंपल्सरीली होगी ही और हर किसी की होगी। ठीक है, हिटलर क्या सोचता था कि भाई नेशन तभी बढ़ सकता है जब हम बिकम ग्रेट ओनली बाय डिफीटिंग बाय अदर नेशंस इन द वॉर। तभी हम ऊपर उठ सकते हैं जब हम दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्री को वॉर में हरा पाए। ठीक है, देखो क्या है, he started rearmament in violation of the treaty of Versailles. This pleased the army officers who had felt humiliated by the terms of the treaty. अगर मान लो वहां के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्हें क्या लगा कि उनके पास सारा ब्लेम डाल दिया गया ना, तो अगर हम बोले कि भाई तुम अपना जितना स्ट्रेंथ बढ़ाना है बढ़ाओ, जो सीखना है सीखो, हम पैसा देंगे, सब कुछ करो ताकि तुम आगे वाले आने वाले वॉर पे तुम जीत पाओ, तो वो लोग तो खुश होंगे ना, उनकी कुछ तो जो जख्म है थी वो कुछ तो शांत होगा, तो वो सब लोग बहुत खुश हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। The main objective of Hitler's foreign policy was to reject the Treaty of Versailles which had humiliated Germany. तो पहला चीज क्या था कि भाई ट्रेटी ऑफ वर्साइलिस जो जर्मनी को बहुत ही ह्यूमिलेट कर दिया था, ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा था जर्मनी के बारे में ट्रेटी ऑफ वर्साइलिस में। फिफ्थ क्या, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज। हिटलर ट्राई किया कि भाई हम बहुत सारे टेरिटरीज को अपना पाए, सरप्लस जर्मन पॉल्यूशन को अपना पाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हिटलर सेड जर्मनी विद इन हर एक्विजिशन ऑफ ग्रेटर लिविंग स्पेस, Germany within her existing frontiers could attain only limited self-sufficiency in raw materials and none at all in foodstuffs. The only remedy lay in the acquisition of greater living space. तो ये डायलॉग थी हिटलर की, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना बुक में। ठीक है, देखो क्या बोलता है, तो ये तो क्या फिफ्थ पॉइंट, एक्विजिशन टेरिटरीज को एक्वायर करना है, वहां पे हमला करना है, उसको अपनाना है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, रेशियल सुप्रीमेसी। क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है इस पे, हिटलर बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियलिज्म, जो क्या प्रेजेंट करते हैं कि भाई जर्मन जो है वो रेस का मास्टर है, इस पूरे रेस का मास्टर कौन है, जर्मन। ये लोगों के अंदर कौन लाया, हमारा एडोल्फ हिटलर लेके आए कि भाई तुम लोग मास्टर हो, तुम ही लोग जीतोगे, तो हार मत मानो। ये सारा विश्वास कौन दिलाया, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, For this he wanted Germany to cleanse itself for the contamination of the Jews, Christian and communist. तो वो बस इतना चाहता था कि भाई जर्मनी में Jews, Christian और कम्युनिस्ट के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट रहो सब कोई। अभी 7 नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, देखो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। क्या है, हिटलर पुट एन एंड टू सिविल लिबर्टीज, दोज वर सस्पेक्टेड ऑफ अपोजिंग हिम, जो लोग जर्मनी के नेजिस्ट पार्टी को अपोज करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, उनको हार्शली ट्रीट किया जाएगा, स्ट्रिक्ट सेंसर लगाई जाएगी बुक्स पे, प्रेस पे, सिनेमा पे। ठीक है, और सारे एंटी नेजी बुक्स और मैगजीन्स को फायर लगा दिया जाएगा, मतलब आग लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, इम्पैक्ट ऑफ नेजिज्म।
कोई दिक्कत इसमें? देखो अब पढ़ लेते हैं कि भाई सिमिलैरिटीज क्या है। कॉजेज जो थी फेसिज्म और नेशनलिज्म में, सिमिलैरिटीज क्या थी कि भाई दोनों को ट्रेडी ओवरसेल के खिलाफ जाना था। क्या है, देखो दोनों ही इस चीज से उदास थे। सेकंड क्या था कि दोनों के अंदर ही इकोनॉमिक क्राइसिस थी, दोनों के पास ही अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, दोनों के पास ही एग्रीकल्चर, ट्रेड और लैंड नहीं थी, तो ये दोनों प्रॉब्लम है, सिमिलैरिटी है। थर्ड क्या है कि उन लोग दोनों को ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए दोनों को क्या चाहिए था, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक नहीं था इसलिए डिक्टेटरशिप चाहिए था ना, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, दोनों को डर था कि भाई कम्युनिज्म जो है वो स्प्रेड ना हो जाए, ऑपोजिट कंट्री वाले आके हमारे ऊपर रूल ना करने लगे, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट दोनों में ही था, और जो मेन चीज है दोनों में ही फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस थी। तो कॉजेज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ कॉजेज, मतलब दोनों के कॉजेज में जो सिमिलैरिटीज है फेसिज्म नेशनलिज्म दोनों में, वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारा देखो क्या है, आइडियोलॉजीज में सिमिलैरिटीज क्या थी। दोनों को किस चीज से भरोसा था, टॉटलिटेरियन रूल पे भरोसा था। दोनों ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। दोनों के अंदर ही फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने की पावर थी। दोनों के ऊपर ही क्या था कि भाई हम वन पार्टी और वन लीडर चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उनको क्या चीज से भरोसा था कि भाई अग्रेसिव नेशनलिज्म करना है, अगर कोई हमसे आके बात करेगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे, हम अग्रेसिवली उसके साथ लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू रिगार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट, उन दोनों के लिए क्या था कि भाई वॉर करना ही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, तो वॉर ही करो, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्या देखो, दोनों के लिए ही नेशनलिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक रूल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो गाइस देखो, ये था हमारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थी, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो पहला चीज कि कितने लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेसिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि भाई मसलूनी कैसे पावर में आया। उसके बाद क्या है कि भाई इसमें जो हमारी कॉजेज थी, ऐसी क्या क्या कॉजेज है जो राइज ऑफ फेसिज्म को जन्म दिया, ठीक है, फेसिज्म आई उसकी वजह से। उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट, फेसिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा। उसके बाद देखो क्या है, राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली कैसे हुआ, एम्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेजिज्म क्या होता है, कैसे एडोल्फ हिटलर आया राइज में। उसके बाद उसकी इम्पैक्ट, सिमिलैरिटीज ऑफ कॉजेज, सिमिलैरिटीज ऑफ आइडियोलॉजीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, हम सारा डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस नोट्स को डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से, और पिछली वाली वीडियो जाके जरूर से देख लो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियो है उसको जरूर से देख लेना, तभी समझ में आएगा चैप्टर 2 भी, ओके। तो अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, जो कि है सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट चैप्टर है, उसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।